मुझे गाड़ी में जाते हुए सुनाएंगे, इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूं। बस इनको मंच पर आमंत्रित करूं। एक बात इनके बारे में बताना चाहता हूं। पहले ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में बॉस थे, एक बड़े अधिकारी थे, पर वो अधिकारी के पद से इस्तीफा देकर ये कवि बने। मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने अधिकारी के पद से इस्तीफा क्यों दिया और कवि क्यों बने। दरअसल अधिकारी के, बड़े अधिकारी के पद पर थे, इनसे कोई छुट्टी मांगने आता, कोई भी छोटा कर्मचारी, जूनियर कर्मचारी अगर छुट्टी मांगने आता तो आते ही बस उससे वो एक सवाल पूछते कि देखिए मैं तुम्हें छुट्टी देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर काम सफ़र नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जगह वैकल्पिक व्यवस्था, बैकअप कौन है, तुम्हारा काम कौन देखेगा, एक वैकल्पिक व्यवस्था करके जाइए। अब ये आदत पड़ गई धीरे धीरे, कोई भी कर्मचारी छुट्टी मांगने आता कि वैकल्पिक व्यवस्था करके जाइए। एक दिन ऑफिस से घर गए, शाम को जाते ही बीबी ने कहा मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में यशदीप कौशिक जी को इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि मंदिर भी नहीं जाता हूं आजकल मैं, किसी दर पर शीश भी नहीं झुकाता हूं आजकल मैं, ये मेरा अपना तरीका है उस खुदा की इबादत का, मिलती है जहां भी महफिल, लोगों को हंसाता हूं आजकल मैं। भाई यशदीप कौशिक, जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार संजय भाई। और कईयों को बना कर के भाई चली गई वो लुगाई। रवि जी आपसे मुझे बहुत हमदर्दी है, परंतु मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था 8-10 श्रोता आए और आकर के वापस चले गए। जब गौरी यहाँ पर पढ़ रही थी, जिस समय वो कर रही थी 1 2 3 4, वो इस चक्कर में चले गए कि आए तो ये सोचकर थे कि हम कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, यहां करके पता चला यहां तो माता की चौकी चल रही है। ये बता रहे थे बैंक में अधिकारी हैं, ये मेरे बारे में बता रहे थे वहां छुट्टी का ये और वो। ये भी बैंक में अधिकारी हैं, एक अच्छे बड़े अधिकारी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये। इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं छुट्टी नहीं देते भाई साहब जल्दी से। एक बार 3-4 कर्मचारियों को छुट्टी की जरूरत थी। अब उनमें आपस में ये बात हुई कि बोले यार क्या बहाना बनाए कि संजय जी छुट्टी दे दे, पर संजय जी तो छुट्टी देते नहीं। सबसे पहला आया, बोले सर छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए छुट्टी चाहिए? बोले मेरे पिताजी बीमार हैं। बोले मेरे पिताजी भी बीमार हैं, परंतु मैं यहाँ बैठा हूँ बैंक में, सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि काम ही पूजा है और इसी बहाने इस काम से ही हम अपनी देशभक्ति जता सकते हैं, और इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। जब मेरे पिताजी भी बीमार हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई छुट्टी नहीं। दूसरा आया, बोले सर छुट्टी चाहिए। बोले किस बात की छुट्टी? बोले सर मेरी माता जी एक्सपायर हो गई हैं। बोले मेरी माता भी एक्सपायर हो गई थी, मैं उनको मुखाग्नि नहीं दे पाया, मैं यहीं बैंक में अपनी ड्यूटी करता रहा। ड्यूटी सबसे पहले, ड्यूटी ही हमारा राष्ट्र धर्म है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तीसरा आया, बोले सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे छुट्टी चाहिए। बोले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने छुट्टी नहीं ली, यहीं आकर के ड्यूटी करता रहा। चौथा आया, वो बोला मैं छुट्टी लेकर के दिखाऊंगा। बोले यार नहीं मिलेगी छुट्टी। बोला देख तू अभी। गया, बोला सर छुट्टी चाहिए। बोले किस बात की छुट्टी चाहिए? बोला सर मेरी लुगाई भाग गई। भाई साहब 10 दिन की छुट्टी लेने गया था, 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया। मैं बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम करता हूं, प्लाईवुड, पूना प्लाईवुड डीलर्स एसोसिएशन को, जो आपने इतना खूबसूरत कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करवाया यहाँ पर। वरना आप चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे, परंतु मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। और इसलिए नहीं कि इसमें कोई मेरा फ़ायदा है क्योंकि मैं कवि हूँ,
आप कवि सम्मेलन करवाते, चाहे भले ही किसी और कवि को बुलाते, कोई और टीम को बुलाते, परंतु निश्चित तौर पर कवि सम्मेलन करवाते तो जो जिस तरह से आप अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, आप सभी एक बात को महसूस करते होंगे। और अगर आप भी उस बात को महसूस करते हैं तो अपनी तालियों से मेरा समर्थन कीजिएगा कि जिस तरह से सैकड़ों टेलीविज़न चैनल्स और दर्जनों OTT प्लेटफॉर्म्स आपके और हमारे घरों में जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, उस प्रदूषण से लड़ने की हिम्मत और जज्बा यदि किसी एक संस्थान में है तो उस संस्थान का नाम होता है कवि सम्मेलन। तब कहीं लिखना पड़ा कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। क्या पहले भी फिल्में बनती थी, उनमें भी गाने होते थे, पर उन गानों में कुछ शब्द होते थे, कुछ लिरिक्स होते थे, कोई भाव होता था, कोई सरोकार होता था। आप सभी ने एक गाना सुना होगा कि आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और आजकल के बच्चे क्या गाना सुन रहे हैं? तैनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतड़ी के। बहुत अच्छे। ये सीख रहे हैं। आजकल के बच्चों का बचपन मोबाइल में खो रहा है। जब देखो मोबाइल में लगे रहते हैं। नहीं तो आप और हम भी बचपन आप हमारा अभी बीता था। आप सोचिएगा क्या हमारा बचपन था कि सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है, बित्ती डंडे और कंचों का निशाना याद है। कि सांप सीढ़ी लूडो कैरम का जमाना याद है, बित्ती डंडे और कंचों का निशाना याद है। संगी साथी भाई बहनों की बसी यादें जहां, आज भी मुझको वो मेरा घर पुराना याद है। वाह! आज भी मुझको वो मेरा घर पुराना याद है। और तोड़ कर अमरूद कच्चे भाग जाते खेत में, देर तक कुएं पे जाकर फिर नहाना याद है। और हो खबर अच्छी बुरी बस वो ही देता था हमें, डाक बाबू से जुड़ा रिश्ता पुराना याद है। और 80 और 90 के दशक के जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व आशिक बैठे हुए हैं, अगर आपकी दुखती रग पर उंगली रख दिए तो फिर सूचित करिएगा कि हो खबर अच्छी बुरी बस वो ही देता था हमें, डाक बाबू से जुड़ा रिश्ता पुराना याद है। और तब कहाँ था फोन यारों आशिकी के वास्ते, कि तब कहाँ था फोन यारों आशिकी के वास्ते, कांपते हाथों से उसको खत थमाना याद है। कांपते हाथों से उसको तब लिखना पड़ता है। पहले भी मोहब्बत होती थी, पहले भी मोहब्बत के प्रेम के गीत होते थे। और क्या गीत होते थे कि 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और आजकल क्या बच्चे गुनगुना रहे हैं? किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। अरे जब एक खूंटे से बन चुका है, इधर उधर क्यों मार रहा है, मुंह मार रहा है। नहीं, वास्तव में पहले की फिल्मों में कोई संदेश होता था, कुछ सामाजिक सरोकार होते थे। नाम से ही देख लीजिए आप, फिल्मों के जो टाइटल होते थे, उपकार, पूर्व और पश्चिम, हिमालय की गोद में। और आजकल जब फिल्म का नाम ही डर्टी पिक्चर हो गया है तो उसके अंदर कितनी गंदगी होगी उसकी। बहुत अच्छे, वाह! और यही हाल हमारे दूरदर्शन का, टेलीविजन का। आप सब लोग मिलकर बैठते देखते होंगे, दूरदर्शन पर धारावाहिक आया करते थे, सीरियल्स, नुक्कड़, हम लोग, उसके बाद रामायण आई, महाभारत आई, श्री कृष्णा आया। और आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं? भाभी जी घर पर है और जीजा जी छत पर है। कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? तो फिल्मों में नंगापन, गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? क्या संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? भाई साहब, मेरा 8 साल का बेटा है, दूसरों की क्या बात करूं, अपने घर की बात बताता हूं जी। 8 साल का मेरा बेटा है, रोज उसको धक्के मारकर जबरदस्ती कूट पीट करके स्कूल भेजना पड़ता है। डेली का यही हाल है। एक दिन सुबह सुबह उठा, 6 बजे उठ करके खुद ही तैयार हो गया, अपना बस्ता पैक कर लिया, अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया और जाकर के गेट पे खड़ा हो गया। बोले पापा स्कूल बस नहीं आई आज। मैं कि यार आज तो इतना उतावला क्यों हो रहा है, रोज तो तुझे इतना डरा धमका करके कूट पीट कर स्कूल भेजना पड़ता है। बोले पापा आपको पता नहीं है,
मैं कि क्या नहीं पता है? बोले कल ना हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत ही हॉट है। बहुत अच्छे। मेरा माथा ठनका। मैं कि यार ये छोटा सा बच्चा 8 साल की उम्र में क्या चीजें सीख रहा है, क्या संस्कार सीख रहा है। मैंने उसको तुरंत समझाया, मैं बेटा गलत बात, टीचर माँ समान होती है, टीचर के बारे में ऐसे बात नहीं करते हैं। बोले क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ फिट कर रहे हैं कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्यों फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे? जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। तालियां बजा करके मुझे सूचित करते रहिए कि मैं बुद्धिजीवियों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। मेरे के अंदर वो हुनर नहीं है। 1 2 3 4। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नहीं, जो मुझे पता है मेरी कमजोरी है, मैं नहीं कर सकता ये। हाँ, बिना मेरे को मेहनत मत करवाइए मेरे साथ। जय हो। हरियाणा का हूं परंतु बावली बूछ नहीं हूं। कंफर्मेशन। लोग समझते हैं भाई साहब हरियाणा वालों को, वो सिर्फ शक्ल से दिखाई देते हैं, होते नहीं है बिल्कुल भी जी। मैं बताता हूं क्या होता है हरियाणा। जी जी। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। बहुत सीधे लोग होते हैं, बहुत भोले भाले लोग होते हैं। मुझे तो याद है एक दिन हमारे गांव की चौपाल में 4 बुड्ढे शाम को बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे और उनमें चर्चा चल रही। और चर्चा क्या चल रही कि यार हरियाणा सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया, इसकी तरक्की कैसे हो। तो उनमें से एक बुड्ढा बोला यार मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो बताऊं। बोला बता। बोला सबसे पहले तो हरियाणा को कर दो भारत से अलग और एक अलग नया देश घोषित कर दो। दूसरा बोला यार ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू। बोला बात तो पूरी सुन ले। बोला अच्छा चल बता। बोला सबसे पहले तो हरियाणा को कर दो भारत से अलग और एक अलग देश घोषित कर दो और फिर कर दो अमेरिका पर हमला। जी। बोला अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पर कर लेगा कब्जा और हरियाणा भी हो जाएगा फिर अमेरिका का हिस्सा। जब अमेरिका अपना विकास करेगा तो हमारा तो अपने आप पे ही हो जाएगा। क्या एजेंडा, वाह बहुत बढ़िया। तीसरा बुड्ढा बहुत खुश हो गया। बोला भाई वाह यार बहुत बढ़िया बात बताई तूने तो। बोला फिर तो ना पासपोर्ट ना वीजा और फिर तो हमारे सारे रुपये भी डॉलर बन जाएंगे और अंग्रेजी में बात करेंगे और हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम आएगी। जी। चौथा बुड्ढा भाई साहब चुपचाप बैठा हुक्का गुड़गुड़ाए जाए और बोले ना कुछ भी मुंह से। बोला रे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल। नत्थू बोला रे भाई मैं तो नू सोच रहा हूं जो गलती से अगर हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो अमेरिका का क्या होएगा। बहुत अच्छे वाह। कि सीधे साधे लोग जहां जी भाई साहब भले ही बात थोड़ी जुबान में अक्खड़पन रहता है परंतु बातों में वास्तव में रस होता है। अभी हमारे झाला जी राजस्थान से आए हुए हैं। राजस्थान में आप देखिए कितना प्यार से सम्मान से बोलते हैं। भाई साहब शहरों के आगे श्री लगा रखा है, शहरों के नाम के आगे श्री गंगानगर, श्री महावीर नगर। यहाँ हरियाणा में कोई अपने बाप के नाम के आगे श्री लगा के राजी नहीं। वो एक हरियाणा की बारात चली गई राजस्थान में जी। अब वहां पर क्या था, वो बिठा करके पंगत में जिमाने वाला सिस्टम था। लाइन लग रही, एक इधर एक उधर और लोग आ रहे सर्व करने, कोई पूरी लेके आ रहा, कोई लड्डू लेकर करके आ रहा। तभी एक आदमी आया जग लेकर के, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। एक ताऊ बैठा, उसने सुनी, उसको लगा यार जी जल जी कोई नई डिश आई है। बोला पहले इसी को ट्राई करते हैं, बाकी सौदा छोड़। बोला ओ जी जल जी यहाँ लिया। वो आया, पानी का गिलास भर करके चला गया। ताऊ ने किया ये क्या? वो सोचा लेकर करके आएगा, अभी तो मैंने इसको बताया है। थोड़ी देर में वो फिर आया जग लेकर के, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। बोला रे जी जल जी यहाँ लिया, तू कहाँ इधर उधर घूम रहा है। वो फिर आया, फिर गिलास भरने लगा। ताऊ ने उसको पकड़ लिया। बोला भाई जी जल जी लावा ना, ये क्या पानी लाने लग रहा है। बोला ताऊ यही है, जी जल माने पानी, जी जी जल जी। वाह। बोला वाह रे मेरा मटा, जी जल जी के नाम पे करन लाग रहे धोखा और पिलान लाग रहे मेरा पानी खोखा।
तो ये होता है हरियाणा का। भाई साहब बहुत अच्छे। राजस्थान में आप चले जाओ, दामाद की इतनी इज्जत होती है भाई साहब, 36 व्यंजन उसके सामने परोसे जाते हैं। बिल्कुल। कभी साड़ी आ रही है खिलाने, कभी साड़ा इल्ली आ रही है, कभी सासू आ रही है। और हरियाणा में ठन ठन गोपाल, कोई पूछने वाला नहीं। वो हरियाणा का दामाद एक बार देर रात चला गया अपनी ससुराल। अब जैसे ही वहां पहुंचा, सासू माँ से उसका आमना सामना हुआ। बोली दामाद जी इस वक्त? बोले हाँ जी, कहीं दूर से आ रहा हूं। अच्छा, रोटी तो नहीं खाओगे मेरे ख्याल से? बोला क्यों नहीं खाऊंगा, बहुत दूर से आ रहा हूँ, रास्ते में कहीं मिला भी नहीं खाना, तो खाना तो खाऊंगा जी। बोले हम तो अपना चूल्हा चौका समेट चुके, अब चलो दोबारा आटा गूंदना पड़ेगा। बोली बताओ कितनी रोटी खाओगे, फिर उसी हिसाब से आटा लगाऊंगी। बोले कितनी क्या खाऊंगा, 4 रोटी खाऊंगा मैं तो। बोले 4 रोटी मेरे हाथ की खा लोगे? उसने सोचा यार ज्यादा मोटी रोटी बनाती होगी। बोला अच्छा सासू जी 3 रोटी तो खा ही लूंगा। बोले 3 रोटी और मेरे हाथ की सच्ची में खा लोगे? बोला अच्छा तो 2 रोटी खा लूंगा। बोले देखो झूठी मत छोड़ना, फिर दोबारा आटा लगा रही हूं, 2 रोटी खा लोगे ना मेरे हाथ की? उसने सोची पता नहीं क्या बनाती है ये। बोला अच्छा सासू माँ 1 रोटी खा लूंगा। बोली 1 रोटी के पीछे फिर के तवा चढ़ाना, सोच जाना चुपचाप। धन्यवाद, वाह बहुत अच्छे। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। भाई साहब ऐसे ही बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा था, मुझे याद आ गया हमारे कॉलेज में इसी तरह से स्टेज सजा हुआ था, वहां पर एक नाटक का मंचन हो रहा था। और उस नाटक में एक कैरेक्टर था भुआ जी का। एक लड़की ने जिसने वो रोल प्ले किया, भाई साहब अगले दिन से लड़कों ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। जहां लड़की मिल जाए भुआ जी नमस्ते, भुआ जी नमस्ते, भुआ जी नमस्ते। लड़की हो गई परेशान, वो गई प्रिंसिपल के पास शिकायत करने। जैसे ही लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची, प्रिंसिपल भी उसको देखते ही हाँ जी भुआ जी। बोले यहाँ तो लगता किसी ने पूरे कुएं में ही भांग मिला दी। बोले क्या सर? बोले अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब बताओ क्या बात है। बोले क्या बताऊं, सारे लड़के मुझे छेड़ते हैं, जो देखो बुआ जी करते रहते हैं। मैं तो कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लूंगी। प्रिंसिपल बोला बेटा ऐसे गुस्से में नहीं आते, मैं समझाता हूँ लड़कों को। वो उस लड़की को लेकर के गए, एक हॉल में सारे लड़कों को इकट्ठा किया। बोला भाई ईमानदारी से बताना, बाद में अगर पकड़ लूंगा तो फिर सजा होगी। जो भी लड़का इस लड़की को बुआ जी कहता है अपने आप खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे के सारे खड़े हो गए, A to Z, जिधर देखो सारे लड़के खड़े। एक हमारा रवि जी जैसा शरीफ सा लड़का चुपचाप नजरें झुकाए बैठा हुआ। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक लड़का तो बैठा हुआ है, कहीं तो संस्कार जिंदा है, अभी उम्मीद छोड़ी नहीं जा सकती। बोले शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। बोला क्या बकवास करते हो? बोला सर गलत समझ रहे हो, जिस नाटक में ये भुआ बनी थी मैं फूफा बना था। बहुत अच्छे। कि सीधे साधे लोग जहां बातों। अब भाई साहब हरियाणा का ताऊ भी कम नहीं है जी। और प्रदेशों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी धार्मिक होता जाता है। बिल्कुल। परंतु हरियाणा में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी ऊत हो जाता है। हरियाणा का ताऊ और एक दिल्ली का वकील 30 हजारी कोर्ट में आपस में भिड़ गए। ताऊ बोला मैं घना श्याणा, वकील बोला मैं घना श्याणा। वकील बोला ताऊ ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे फैसला नहीं होगा, एक काम करते हैं शर्त लगा लेते हैं। ताऊ बोला शर्त वर्त कुछ नहीं लगेगी, हमने जो कह दिया वही फाइनल है। वकील बोला ताऊ सुन तो ले, तेरा ही फायदा है। बोला बता क्या फायदा है। बोला मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, अगर तूने उसका जवाब दे दिया तो मैं तुझे 100 रुपए इनाम दूंगा, और अगर जवाब ना दे पाया तो तू मुझे 5 रुपए जुर्माना दे दियो। बोला फिर तू मेरे से सवाल पूछियो, अगर मैंने जवाब दे दिया तो तू मुझे 5 रुपए इनाम देना, और अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो तुझे 100 रुपए जुर्माना दूंगा। ताऊ को लगा यार फायदे का सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला चल लग गई शर्त, पूछ सवाल। वकील तो वकीलों वाले सवाल पूछेगा। बोला 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी। ताऊ बोला भाई हमें नहीं पता धारा वारा का, हमने तो भैंस के दूध की धार निकाली है। वकील बोला नहीं जवाब देना पड़ेगा। बोला भाई नहीं पता जवाब, हार मानता हूं, ये ले 5 रुपए जुर्माना जी। ताऊ बोला मैं पूछूं? बोला पूछ। तो बोला भाई वकील नू बता, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3-3 आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की होती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली। आहा। वकील की बुद्धि चकरा गई।
बोला यार BA LLB कर ली, ऐसे पक्षी के बारे में आज तक नहीं पढ़ा कि जिसकी 3-3 आंखें होती हैं और एक काली, एक नीली, एक पीली। वकील था बहुत स्मार्ट, उसने ताऊ की ओट करके फोन निकाला, गूगल पर चेक कर लिया, गूगल बाबा भी फेल कि ऐसा कौन सा पक्षी होती है जिसकी 3 आंखें होती हैं, तीनों ही अलग रंग की होती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर, बोला जी हार मानता हूं जी। तो बोला हार मानता हूं ऐसे नहीं, जुर्माना दे। वकील ने निकाला 100 का नोट, बोला जी लो जुर्माना। अब जैसे ही ताऊ ने 100 का नोट जेब में रखने की कोशिश की, वकील ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, इसका जवाब बताना पड़ेगा। ताऊ ने मारा झटका, जेब से निकाला 5 का सिक्का, बोला ले जवाब तो मैंने नहीं भी पता, ले ले जुर्माना। बहुत अच्छे, वाह। कि सीधे साधे लोग अच्छा एक चीज आप सभी ने नोटिस की होगी, कहीं पर भी आपको आज तक हरियाणा का कोई आदमी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्वाभिमानी होते हैं जी, उनको भीख मांगनी नहीं आती। हाँ, वो एक आदमी अपने घर से रूस करके चला गया, झगड़ा कर करके। अब सोचा कि क्या करूं, कैसे कमाऊं। उसने देखा 2 भिखारी जा रहे थे, बोला भाई मेरे को भी अपने साथ ले लो, मैं भी तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, जो तुम्हें मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत मुझे खाने पीने का दे देना। बोले अच्छा तो चल। अब वो गए घर के आगे, अब उन्होंने पहले भिखारी ने आवाज लगाई, बोला आइयो री माई। दूसरे ने उसमें अपनी तान मिलाई, पहले ने कहा आइयो री माई, दूसरा बोला कि जी में तेरा भतीजा भाई। तो हरियाणवी ने सोची कि तू भी इसमें अपनी तान मिला। जैसे ही उन्होंने कहा आइयो रे माई, जी में तेरा भतीजा भाई, वो बोला बाहर खड़े तेरे 3 जवाई। भाई साहब लट पड़े, भगा दिया उसको। बहुत अच्छे। बोला हमारा धंधा और चौपट करवाएगा। बहुत अच्छे। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। वाह। गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी पुण्यतिथि थी कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया, कपिल के बल्ले ने भी बोला हरियाणा है, लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति पर अगर आपको लगे कि हरियाणा को मैंने ठीक से परिभाषित कर दिया है, तो इस पूरे पंडाल का आशीर्वाद मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा। वाह, बहुत अच्छे। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। जिंदाबाद। वाह। बहुत सी बातें हुई यहाँ पर, भाई संजय ने भी की, गौरी मिश्रा ने भी की, राजनीति के विषयों को छुआ, परंतु मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा जी। और आपको एक बात बताऊं, आप सभी ने नोटिस की होगी, अभी पिछले दिनों दिसंबर की बात है, दिसंबर में आता है मोदी जी का जन्मदिन जी, चीते लेकर के आए थे, याद है? अभी जनवरी में फिर 12 चीते लेकर के आए। भाई साहब विपक्षियों में खलबली मच गई है, बार बार चीते क्यों लेकर के आ रहा है? तब मैंने उनको समझाया कि क्यों चीते ला करके यहां पर छोड़े जा रहे हैं जी, कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर। वाह। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर। क्या क्या वादे और जुमले उछाले जाते हैं आप सबके सामने हैं। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने एक नारा उछाला था, चौकीदार चोर है जी। तो आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया था, जिसे देखो मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये हमारा संजय बंसल ये भी जोश में आ गया, ये भी घर पहुंच करके मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। इसकी मां ने बुलाया, एक मारा कान के नीचे थप्पड़, बोली रात से तेरी बहू आई नहीं है घर पर और तू दुनिया की चौकीदारी करता फिर। पहले उसकी तो कर ले चौकीदारी जी। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर। वो आपने देखा होगा अभी इस बार यूपी के चुनावों में प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर आई जी। मैंने एक अपने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैं कि यार प्रियंका गांधी को क्यों लेकर के आए? बोले ये हमारा तुरुप का इक्का था। तो मैं कि अभी तक जोकर से क्यों खेल रहे थे? पहले ही लेकर के तुरुप का इक्का। वाह, जिंदाबाद। वाह वाह। ये अलग बात है, पहले 6 सीटें थी, तुरुप के इक्के से 2 पर ही आ गई वो। मैं कि यार फिर भी कोई तो लॉजिक होगा, क्या तुरुप का इक्का, क्यों तुरुप का इक्का है?
बोले यार तुम्हें पता नहीं है इसकी शक्ल अपनी दादी से मिलती है, ये इंदिरा गांधी जैसी लगती है बिल्कुल जी। मैं कि यार ये क्या लॉजिक हुआ। अब भाई साहब यूं तो मेरी घरवाली की शक्ल मायावती से मिलती है, अब यूं थोड़ी मैं उसको बहन जी बोलने लग जाऊंगा। बहुत अच्छे। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर। और इस बार एक और प्रयोग हुआ, भुआ भतीजे का गठबंधन हो गया यूपी में जी, और नाम दिया गया महागठबंधन। उससे पहले अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ था, इस बार भुआ भतीजे का गठबंधन हो गया। मैंने मायावती जी से सवाल पूछ लिया, मैं कह रही इस राहुल को भी साथ ले लेते, 3 पार्टी तो हो जाती, तब तो बनता महागठबंधन, 2 पार्टियों को क्या महागठबंधन। बोली अच्छा मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं कि इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है। बोला जो आदमी 50 साल से घोड़ी पे नहीं चढ़ पाया वो हाथी की सवारी करेगा। बहुत अच्छे, वाह। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर। वो अभी उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था जी, वहां पर सोनिया गांधी जी ने अपने मन के विचार रखे कि फूट गए भाग मेरे झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। कि फूट गए भाग मेरे झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। मोदी जी का दोष नहीं इसमें जरा भी कोई, घर के चिराग नहीं आग ये लगाई है। बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपना, हार गई लाल मेरे आज तेरी माई है। जनता का विश्वास जीत कैसे पाएगा तू, छोरी एक तुझसे तो पट नहीं पाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर, देश सेवा के बहाने वोट जोड़े जाएंगे, और यदि बहुमत फिर भी ना आया तो क्या, विधायक दूसरों के भी तो तोड़े जाएंगे। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर, देश सेवा के बहाने वोट जोड़े जाएंगे, और यदि बहुमत फिर भी ना आया तो क्या, विधायक दूसरों के भी तो तोड़े जाएंगे, और यदि राजी राजी दल नहीं बदले तो कान ऐसे जिद्दियों के भी मरोड़े जाएंगे। ईडी और सीबीआई फांस नहीं जीने पाई, उनके ही पीछे फिर चीते छोड़े जाएंगे। उनके ही पीछे फिर चीते छोड़े जाएंगे। एक और नारा आप लोगों ने सुना होगा इन चुनावों में, जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ। मैंने कहा यार जिन राम जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया उनको लाने का भी कोई दावा कर रहा है, तो अगर वो दावा कर रहा है तो उसी से सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तब मैंने सवाल खड़ा किया, और अगर सवाल सही लगे तो फिर पूरा सदन मुझे समर्थन देना जी। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे। बहुत अच्छे। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कभी देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए। डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, कि डॉलर ने घिस 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 घिस, कि डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला। रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए, और सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह। हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए जी। और मुझे पता है कि समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं अंतिम कुछ पंक्तियों में, क्योंकि ये मंच है, इतना पवित्र मंच है, मां शारदे का मंच है, और आपने इतने दिल से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे जो आपके ये संयोजक हैं उन्होंने बताया कि हास्य की भी बात हो तो कहीं ना कहीं संदेश की भी बात होनी चाहिए इस मंच से, ये नहीं कि सिर्फ हास्य की फुलझड़ियाँ छूटें। तब मैं अंतिम पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहता हूँ कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है। कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। कि किस पर करें भरोसा हमको समझ नहीं अब आता है, जिसको चाहे चुनकर भेजो वो ही आंख दिखाता है। इसको उसको सबको देखा, सबको ही है आजमाया, कोई नहीं है धुला दूध का, सबसे ही धोखा खाया। बहुत अच्छे। कोई नहीं है धुला दूध का, सबसे ही धोखा खाया। लोकतंत्र के वृक्ष के नीचे सांपों ने डाला डेरा है, जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सैल्यूट करता हूं आप सभी को कि लोकतंत्र के वृक्ष के नीचे सांपों ने डाला डेरा है, जिसका भी नाम हुआ नेता वो तेरा है ना मेरा है। तो जनता किसको वोट करे और किस पर ही विश्वास करे? क्या लोकतंत्र के हत्यारों से क्या अब भी कोई आस धरे? अंत कभी तो होगा इसका, पर कैसे कहां शुरू होगा? क्या इन्हीं लंपटों के दम पर फिर भारत विश्व गुरु होगा? बहुत अच्छा। क्या इन्हीं लंपटों के दम पर फिर भारत विश्व गुरु होगा? क्या कोई नहीं पटेल सरीखा नेता अब इस दलदल में? क्या कोई नहीं है लाल बहादुर भारत के मुस्तकबिल में? क्या कोई नहीं है जयप्रकाश सा और कोई क्रांतिकारी? क्या कोई नहीं है राम मनोहर लोहिया सा सच्चा हितकारी? क्यों नहीं आज इस कीचड़ में फिर कमल अटल से खिलते हैं? कहाँ गए सच्चे नेता और किस दुनिया में मिलते हैं? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कहाँ गए सच्चे नेता पर किस दुनिया में मिलते हैं? परंतु दोस्तों, सिर्फ दोषारोपण करने से काम नहीं होगा जी। लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी? लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी? लोकतंत्र में जनता की भी कुछ तो है जिम्मेदारी। लेकिन क्या नेताओं की ही गलती है सारी की सारी? लोकतंत्र में जनता की भी कुछ तो है जिम्मेदारी। जात पात और क्षेत्रवाद पर हम अपने होश गंवा बैठे, निस्वार्थ में फंसकर इन चोरों को ताश थमा बैठे। निस्वार्थ में फंसकर इन चोरों को ताश थमा बैठे। कोई तो होगा जो इन सबसे जुदा जुदा दिखता होगा। कोई तो होगा जिसके दिल में बस देश प्रेम बसता होगा। कोई तो होगा जिसने दिल से सेवा संकल्प धरा होगा। कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा। बहुत अच्छे, वाह। कोई एक तो होगा जिसका अब तक ना जमीर मरा होगा। जांच परख कर सोच समझकर देखभाल कर वोट करें। लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें। लोकतंत्र के बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या शानदार कविता, वाह। लोकतंत्र के हत्यारों पर आओ मिलकर चोट करें।